हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। तो आज हमारा डे 2 है। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जो 15 डेज़ का हमने टाइम टेबल बनाया था, उसके हिसाब से गाइज़ अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, डे फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ उसको देखिए और फिर उसके बाद ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे पॉलिटी को। जितने भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बन सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी कंप्लीट पॉलिटी में से आ सकते थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस हमारा केवीएस ने प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें जो भी टॉपिक्स पॉलिटी के दे रखे हैं, मैंने उन सब से कवर करने की ट्राई की है। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इट विल वर्थ इट फॉर यू। और ये वीडियो ऐसी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एटलीस्ट जो 40 मार्क्स हमारा डिस्क्रिप्टिव के लिए आने वाला है, इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे 15 डेज़ की, जिसमें मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स कराऊंगी आपको। इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शॉर्ट नोट्स यहीं से बना सकते हैं, या फिर मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का, और उसको फिर आप लास्ट में अपना जब रिवीजन का टाइम आएगा तो उसको फटाफट आप अपनी स्क्रीनशॉट से रिवाइज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हमने कल वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट वीडियो। आज हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो 9th क्लास के एनसीईआरटी का हमारा रह गया था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करूँगी। एंड और 10th की एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डिस्क्रिप्टिव, मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से भी लिए हैं और बाहर से भी क्वेश्चंस लिए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑन व्हाट बेसिस। जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट वो किसी को भी ऐसे ही नहीं अपॉइंट कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट। वो हमेशा प्रेसिडेंट किसी भी इंसान को प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट कर सकता, क्योंकि वो ओनली जो लीडर होगा मेजोरिटी पार्टी का और कोएलिशन पार्टी का। कोएलिशन का मतलब एक तरह से ये होता है कि मान लो दो पॉलिटिकल पार्टी मिलकर जब बनाती हैं, जब जिसकी किसी एक की मेजोरिटी नहीं होती है, तो वो दो मिलकर बना लेती हैं गवर्नमेंट, उसको हम कोएलिशन बोलेंगे। तो उसको जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, कोएलिशन ऑफ द पार्टी दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होगी उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, in case no single party or alliance get a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. Now the next question is, in which way do the cabinet minister exercise more power than the other minister? जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो एक्चुअली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, ठीक है, एंड आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। बेसिकली जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसमें अबाउट 20 मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं कि ये इनर रिंग है किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इनर रिंग है। एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर ऑन द अदर हैंड यूजुअली इन चार्ज ऑफ द स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, एंड द डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग and the other minister have to follow these decisions, and they attend the cabinet meeting only if they are invited. क्वेश्चंस ये थोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो मैंने इसमें डाले हुए हैं। अब ये देखो, कोएलिशन गवर्नमेंट जो है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रखा है। हाउ हैज़ द राइज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स इम्पोज्ड कॉन्स्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक पार्टी जब मेजोरिटी में नहीं होती है तो वो दूसरे जिसके ज़्यादा वोट होते हैं कंपैरेटिवली अदर से, वो मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है। तो प्राइम मिनिस्टर अगर उसमें बनता है तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं ले सकता जो उसे पसंद आ रहा है। वो कंप्लीट सबकी राय के सबके जितने भी थॉट्स होंगे, व्यू होंगे, उनको देखकर और उनकी परमिशन के साथ ही वो बनाएगा। क्योंकि ये पार्टी क्या है, इसमें अलायंस पार्टनर्स हैं, क्योंकि भाई एक की नहीं है ना, सिंगल दो पार्टीज़ हैं, वो दोनों ने मिलकर बनाई है, तो वही बता रखा है इसमें। एंड ही ऑल्सो हैज़ नीड टू द व्यूज़ एंड द पोजीशन ऑफ द कोएलिशन पार्टनर्स एंड अदर पार्टी ऑन हु सपोर्ट और द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड। और वैसी बात है, जो सपोर्ट है वो किस पे डिपेंड है? दूसरे पे भी तो डिपेंड है ना। एक ने मिलकर एक, फिर तो दो बने हैं ना, अकेले एक से दो नहीं बन सकता। तो काइंड ऑफ ये कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक दूसरे के सपोर्ट के बिना एक दूसरे ये सर्वाइव नहीं कर सकते थे, इसलिए इनके जितने भी डिसीजंस होंगे वो मिलजुल कर ली जाएंगे। कोई भी अकेला जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी है तो भाई वहाँ पर जुडिशियल सिस्टम भी होना ज़रूरी है, तो ये कैसे कंसीडर करें कि ये एसेंशियल है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी सो दैट इट डज नॉट एक्ट अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। द जजेस डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द गवर्नमेंट। द पार्टी इन पावर, पार्टी है जो पावर में, उसकी विशेष के हिसाब से जुडिशरी है वो कोई भी डिसीजन नहीं लेगी, इसलिए क्या है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट है इसका एक इसी वजह से एक रीज़न है उसके पावरफुल होने का। तो इंडियन जुडिशरी इज़ पावरफुल इन द सेंस दैट इट कैन डिक्लेयर ओनली लॉज इनवैलिड इफ इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दस इंडियन जुडिशरी एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो गाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और रिवाइज करते रहना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंडिया नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट एंड द फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शंस। ये मैंने फंक्शंस लिखे, ये देखो मैंने जो मैं बताया था कि स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करो। अब इसने पार्लियामेंट के पूछे हैं, इंडियन पार्लियामेंट के फंक्शंस पूछे हैं, तो हमने पहले बता दिया कि एक्चुअल में पार्लियामेंट है क्या। उसके बाद फिर हम इसके पॉइंट्स बना के इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। जो पार्लियामेंट है इज फाइनल अथॉरिटी है फॉर मेकिंग लॉ इन द कंट्री और इन एनी कंट्री, ठीक है। इट कैन पास नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड आस्क इट टू रिजाइन। बेसिकली पार्लियामेंट जो है वो असेंबली है इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो वही डिसाइड करेगी कि अगर अगर नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन है तो उसके अगेंस्ट भी जा सकती है वो। इट कंट्रोल द मनी मैटर ऑफ द नेशन एंड द गवर्नमेंट बजट हैज़ टू बी इवॉल्व एंड पास बाय द पार्लियामेंट। It has the highest form of discussion, debates and deliberation on public and national policies and issue. It can seek information or questions the government on any matter which it has to answer. Okay, and it performs the electoral function of the electing president, vice president, speakers and deputy speaker. It has the power to remove the president, judges of Supreme Court and the High Court through impeachment. Guys, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तो ये है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड है। मैंने तुम्हें अभी बताया था, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीतती है तो उसके बाद उसकी मेजोरिटी आती है लोकसभा में, और उसकी मेजोरिटी के बाद फिर जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है और पावर में है उसकी ही गवर्नमेंट बनती है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, उसका हेड कौन हुआ, फिर पीएम हुआ हेड, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। इट ही लीड द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली बात है, जो मेजोरिटी जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी आई है वही गवर्नमेंट बनाएगी, और अगर वही बनाएगी तो उसी पार्टी से हमारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा, ठीक है। ही समन एंड प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। वो बुला भी सकता है मीटिंग्स को और वो कैंसिल भी कर सकता है मीटिंग्स को। ऑल द डिसीजन बाय हिज कैबिनेट आर टेकन अंडर हिज लीडरशिप, कंसेंट एंड अथॉरिटी। He acts as an advisor to the president over the appointment of his ministers, judges in Supreme Court and High Court. वो सिर्फ एडवाइज कर सकता है, वो सेलेक्ट नहीं कर सकता, सेलेक्ट प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स एंड कैन चेंज देयर पोर्टफोलियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट। ये क्वेश्चन भी मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। मंडल कमीशन जो है बेसिकली वो बीपी मंडल ने दिया था कि कब ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन ये आया था 1979 में, और इसको हेडेड किया था बीपी मंडल ने, इसलिए इसका नाम मंडल कमीशन है। इसकी एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि जो 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो रिजर्व होने चाहिए उन लोगों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें ही बताना है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में लोगों का रिएक्शन क्या था। तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट। क्यों था भाई, उनमें से और कुछ वायलेंट भी थे, क्योंकि पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्ट थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। कुछ का ये मानना था कि जो रिजर्वेशन है वो इनइक्वालिटी लेकर आएगा डिफरेंट कास्ट में इंडिया में, ठीक है। लेकिन अदर जो लोग थे वो ये भी सोचते थे कि
भाई जो जितने भी लोग हैं जो बैकवर्ड हैं उनको एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अगर उनको हम रिजर्वेशन दे दें तो, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है, अदर फेल दैट दिस वॉज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु डिड नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटी एंड दे वुड बी डिनाइड जॉब इवन इफ दे वर मोर क्वालिफाइड। और दूसरा जो है रिएक्शन, कुछ लोगों का पॉजिटिव भी था, वो मैंने लाइन लिखी, कुछ लोगों का पॉजिटिव रिएक्शन भी था इस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई जो जो बंदे इकोनॉमिकली मतलब बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, उनको तो फिर एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ना जहाँ पर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, तो उसके लिए उन लोगों के लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइन भी तुम ऐड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर मेकिंग जुडिशरी इंडिपेंडेंट। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो इसके लिए मैंने तुम्हें पहले भी क्वेश्चन कराया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रखा है कि कोई 4 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा और फिर उसके बाद मैंने सब पॉइंट्स लिखे। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, ओके। कोई भी चीज़ फ्री है, आज़ाद है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो उसके ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है सॉरी। तो ठीक ऐसे ही जो जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी अंडर कंट्रोल नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के। द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन द पावर। दिस इज वेरी लिटिल देर इज़ वेरी लिटिल स्कोप फॉर द रूलिंग पार्टी टू इंटरफेयर, ठीक है। तो इसलिए ही ये इंडिपेंडेंट है कि भाई कोई अपना रूल नहीं जमा सकता है यहाँ पे, ठीक है। जज जो भी करेगा वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, सारी जजमेंट्स के साथ करेगा, ठीक है। द पॉइंट जो है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एडवाइस लेगा प्राइम मिनिस्टर की, ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बता दिया भाई, एडवाइस जरूर लेगा प्राइम मिनिस्टर से, एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब द जुडिशरी इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ओके। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और एट द स्टेट लेवल। किसी भी लेवल पर हो वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को और जो लेजिस्लेचर ने लॉ पास किए हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें तुम्हें एग्जीक्यूटिव का आ जाए तो उसमें भी तुम लिख सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज पॉलिटिकल एंड सेकंड वन इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक तो वो होता है जो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजंस फॉल इनटू दिस कैटेगरी। और जो सेकंड कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं या जिनके पास अथॉरिटी होती है वो अपॉइंट होते हैं ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और इसको हम सिविल सर्विसेज भी बोलेंगे क्योंकि पर्सन वर्किंग इन द सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स एंड दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग चेंज। अगर आज बीजेपी की पार्टी है, कल अगर आप आ जाए पावर में तो इनके लीडर्स चेंज हो गए हैं लेकिन जो हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो सेम ही रहेगा। अगर आईएएस किसी जिले का कोई बंदा है तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी रूलिंग पार्टी है सत्ता में वो वही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये परमानेंट है। एंड दीज ऑफिस वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वेज डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी। पार्लियामेंट कैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी इस पावर को एक्सरसाइज करता है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री एंड दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स, ठीक है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दीज हु रन द गवर्नमेंट। और कुछ कंट्रीज जैसे कि जो इंडिया है, ये इंडिया में ये कंट्रोल डायरेक्ट और फुल होता है, ठीक है। एंड दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट इन द पार्लियामेंट। और ये वही वाला है पिछले वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव एंड पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन। हाउ कैन यू से दैट द प्रेजिडेंट ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेजिडेंट नॉमिनल हेड होता है किसका, स्टेट का, और
और जो हमारा पीएम होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है, ये डिफरेंस इनमें। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, शी और ही कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। दिस इंश्योर दैट शी रिमेन ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। भाई इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते ना, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स वास्ट पावर टू द प्रेसिडेंट बट द लेटर एक्सरसाइज दैम ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, लेकिन उनको वो तभी इंप्लीमेंट और एक्सरसाइज कर सकता है तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेगा वो, उसके बिना वो नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन she is bound to act according to it. And similarly, when a bill comes to the president for signature, she or he can return it to the parliament with her or his advice, but when the bill comes for her signature again. इसमें क्या बता रखा है कि अगर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस एडवाइस को नहीं मानते हैं, तो प्रेसिडेंट उनसे रिकंसिडर करने के लिए पूछ सकता है, लेकिन अगर फिर भी वो उनका डिसीजन सेम रहता है तो वो बाउंड नहीं है और उसकी वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे उसको वही मानना पड़ेगा। और ठीक ऐसे ही बिल में है, अगर बिल आता है प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए और प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर देता है पार्लियामेंट को और फिर अगर पार्लियामेंट उसको दोबारा से भेजता है तो उसको साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये बता रखा है इसमें। नाउ द ये हमारा जो है ये ख़त्म हो गया है चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की जो है वो करेंगे और ये यहाँ से पावर शेयरिंग वाला चैप्टर शुरू हो गया है। हमारे पास जो 2 चैप्टर थे उनके वही क्वेश्चन आंसर थे। और गाइज ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको तुम गो थ्रू करना, इनको रिवाइज करना। नाउ स्टार्ट विद द 10th क्लास एनसीईआरटी। 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसमें मैंने अभी जो मैं करवाऊँगी उसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, उनको डिस्क्रिप्टिवली यहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, एग्जाम्पल देना है ईच का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ये ऐसे होती हैं और इसमें 3 होती हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है। Power is allocated among different branches of the government, legislature, executive, and judiciary. This system ensures a India balance of power and prevent any one organ from becoming too dominant. ठीक है, एक ही उसमें होते हैं ये, इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब आता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है और स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। उसमें हम जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का बेसिकली मतलब यही है कि यूनियन गवर्नमेंट है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन एनकम्पासिंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन एंड रीजनल और प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर द पर्टिकुलर स्टेट, एंड दिस स्ट्रक्चर अलो फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स एंड रीजनल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट, तीसरा, ठीक है। Power can also be shared among different social groups such as religion and linguistic communities, and this form of power sharing ensure representation and protection for diverse group within a country. अब मान लो ये बेल्जियम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेल्जियम जो है उसकी राजधानी क्या थी, हमारी ब्रुसेल्स थी, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो मेजोरिटी थी वो 80% लोग जो थे ना वो फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, और जो 20% थे वो डच स्पीकिंग पीपल थे। लेकिन ये कहाँ पे था, ये ब्रुसेल्स में था, ठीक है। ये जो थी ये ब्रुसेल्स में थी जो कि राजधानी है, कैपिटल है बेल्जियम की। लेकिन बेल्जियम में एक्चुअल में क्या था कि जो 60% जो थे वो डच स्पीकिंग पीपल थे, और जो 40% थे वो हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। तो देखो ये उल्टा हो गया ना, कैपिटल में तो हैं फ्रेंच ज़्यादा बोल रहे हैं जो, लेकिन ऑल ओवर देखें तो डच ज़्यादा बोल रहे हैं। तो इसका ये क्या आ गया था, इन्होंने फिर पावर शेयर कर ली थी कि भाई डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो उन्होंने अमेंड कर दिया सब कॉन्स्टिट्यूशन को, और इन्होंने एक्चुअली में 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, और इन्होंने फाइनल में क्या डिसीजन निकाला था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, फ्रेंच एक्सेप्ट कर ली जाएगी ब्रसेल्स में और डच को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा सेंट्रल लेवल पर। तो बेसिकली यही कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इसका यही एग्जाम्पल मैंने जो तुम्हें बताया है
ओके, बेल्जियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट. By promoting competition and collaboration among various political entities, this method ensured that power is not concentrated in one group. Over time, power is shared among different political parties that represent range of ideologies and social interest. इसको बोलेंगे हम कोएलिशन गवर्नमेंट. जो मैंने अभी समझाया था कि अगर कोई एक पार्टी हमारी मेजोरिटी में नहीं है तो दूसरे के साथ वो क्या कर लेगी, कोलैब कर लेगी और फिर वो मेजोरिटी में आ जाएगी. ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्या, कोएलिशन गवर्नमेंट. तो ये जो हमारे 4 पॉइंट थे ये बिल्कुल याद रखना तुम, और इनको बस एक्सप्लेन कर देना. तो ये पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म हो जाएंगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये जो मैंने अभी कराया, इसको बेसिक से स्टार मार्क कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिविल वॉर, एक्सप्लेन विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्रीलंका. ये हमारे उसमें दे रखा है. तो बेसिकली मैं तुम्हें श्रीलंका की स्टोरी बता देती हूँ. श्रीलंका का मैप, एक सेकेंड, श्रीलंका का मैप समथिंग ऐसे है. ठीक है, ऐसे करके है जो भी है. तो जो श्रीलंका है उसमें क्या था, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था 1980s के अराउंड में. और श्रीलंका में 2009 में सिविल वॉर एंड हुआ है. ठीक है, तो इसमें क्या था, जो श्रीलंकन तमिल थे, श्रीलंकन तमिल एक्चुअल में वो लोग थे जो हिंदू और प्लस मुस्लिम, ये लोग जो हैं वहाँ पर श्रीलंकन तमिल मानते थे. और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है श्रीलंका का, यहाँ पर श्रीलंकन तमिल रहते थे. और इनकी जो इनकी परसेंटेज थी वो पॉपुलेशन की वो 13% थी. और जो इंडियन तमिल थे वो लोग वो थे जो तमिल बोलते थे. और फिर एक था इनका, इंडियन तमिल थे, और दूसरे जो लोग थे वो सिन्हालीज थे. और इनकी पॉपुलेशन 74% थी. और ये एक्चुअल में किस धर्म के लोग थे, ये सारे जो थे वो बुद्धिस्ट थे. ठीक है, और ये सिन्हाला ही बोलते थे. और इसमें 7% समथिंग कुछ करके वो क्रिश्चियंस थे. तो 1948 में श्रीलंका थी वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एमर्ज हो गई थी. तो इन्होंने क्या किया, 1956 में ना एक एक्ट पास कर दिया जिसमें बोला कि जो सिन्हाला जो लैंग्वेज है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. बट जो इसमें जो अदर लोग थे, जो बुद्धिस्ट थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, उनके साथ तो एक तरह से देखा जाए तो ज्यादती हो रही थी. तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सिविल वॉर वहाँ पे क्रिएट कर दिया. और ये सिविल वॉर ने एक टेरिबल सेटबैक दिया था क्योंकि ये सोशली भी, कल्चरली भी और इकोनॉमिक लाइफ जो थी कंट्री की वो भी पूरी तरह से एकदम ख़राब हो गई थी. तो इसमें वही बता रखा है सिविल वॉर क्या था. इट इज़ अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री. फॉर एग्जाम्पल द सिन्हालीज और तमिल कम परसेंटेज में थे और सिन्हालीज जो थे वो ज़्यादा परसेंटेज में थे. लेकिन जो सिन्हालीज थे वो एक पर्टिकुलर एरिया में थे और जो तमिल थे वो जगह जगह फैले हुए थे. ठीक है, due to the violent conflict between both of these ethnic groups, thousands of people of both the community have been killed and many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. The civil war has caused a terrible setback socially, culturally और economic life of the country. ठीक है, ये इसमें एक्सप्लेन कर रखा है. What is the community government? Explain the concept of community government with the context of Belgium. अभी मैंने तुम्हें बेल्जियम का सारा बताया था कि बेल्जियम में कैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट आई थी. बेसिकली कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो क्या होती है कि जो पीपल जितने भी हैं वो बिलोंगिंग करते हैं एक लैंग्वेज कम्युनिटी से. और उस एक लैंग्वेज कम्युनिटी में ही डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं. जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन, ये 3 जो लैंग्वेजेस थी वो बोली जाती थी बेल्जियम में. और इन तीनों ने मिलकर ही अपनी एक लैंग्वेज कम्युनिटी बना ली थी. उसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलेंगे. ठीक है, तो अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज वन इन विच डिफरेंट सोशल ग्रुप आर गिवन द पावर टू हैंडल द अफेयर रिलेटेड टू देयर कम्युनिटीज. They are expected to work jointly for the benefit of the common masses without undermining any one community. The community government is elected by the people belonging to one language community. और one language community कौन सी थी, डच थी, फ्रेंच थे और जर्मन थे. No matter where they live. Okay, no matter where they live का मतलब ये कि बेल्जियम में तो भाई पता है कि ब्रसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती थी और बेल्जियम में फ्रेंच कम बोली जाती थी. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. Next question is how a federal government better than a unitary government, explain with the example of Belgium and Sri Lanka. वही बात है भाई, फेडरल स्ट्रक्चर था, फेडरलिज्म था और यूनिटरी गवर्नमेंट थी. कैसे बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल लेके समझानी है. मैंने तो पहले बताया था बेल्जियम में क्या इश्यूज थे. बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई थी और श्रीलंका में अपने अलग इश्यूज थे. ठीक है, तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, वेयर एज इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल द पावर आर इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. ठीक है,
फेडरलिज्म क्या होता है कि भाई सेंटर है और सेंटर में ही ये देखो स्टेट बना दी है हमने, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, फेडरलिज्म फॉलो करती है इंडिया। देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अलग है और जो सेंटर में है वो अलग है, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म को डिफाइन कर रहा है। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, सारी पावर एक ही हैंड में होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, कोई इसमें वो नहीं होता, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स नहीं होती। द बेल्जियम लीडर ट्राई टू सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन बाय एस्टेब्लिशिंग अ फेडरल गवर्नमेंट, whereas the Sri Lankan government tried to solve the problem through majoritarian. The Belgium's solution helped in avoiding the civic strife, whereas the majoritarian in Sri Lanka led to the civil war. Okay. Now the next question is what are some of the basic element of Belgium model of power sharing? भाई ये बेल्जियम का है ना, एक्चुअली पूरा चैप्टर ही बेल्जियम और श्रीलंका उन्होंने डिफाइन करके, इसलिए मैंने इसके ज़्यादा क्वेश्चन डाले हैं कि किसी भी फॉर्म में अगर ये बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल लेकर पूछे तो एटलीस्ट तुम्हें स्टोरी पता हो कि बेल्जियम में क्या हुआ था और श्रीलंका में क्या हुआ था, ठीक है। 3 एलिमेंट है, इक्वल नंबर ऑफ, इसमें देखो एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, ये 2 क्वेश्चन मैंने बनाए थे, ठीक है। इसमें राइट एनी 3 बेल्जियम को मॉडल लेके। बेल्जियम में क्या था, पावर शेयरिंग थी, सेपरेट गवर्नमेंट ब्रसेल्स में थी जो मैंने बताई थी, उसमें मेजोरिटी ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की थी, और जो बेल्जियम था उसमें मेजोरिटी हमारी किसकी थी, डच स्पीकिंग पीपल की थी, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डचेस एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सम special law require the support of the majority of member from each linguistic group, thus no single community can make decision unilaterally. अब उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी उसमें उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को रखा था जिसकी वजह से कोई भी क्लैश ना हो। पावर शेयरिंग में ये था कि मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू रीजन ऑफ द कंट्री। सेपरेट गवर्नमेंट ब्रसेल्स के लिए बना दी थी उन्होंने, और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट कर लिया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसेल्स में, और बिकॉज जो डच स्पीकिंग थी उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में था वो एक्सेप्ट कर लिया था, तो सेपरेट गवर्नमेंट बन गई ब्रसेल्स के लिए, यही बता रखा है। पावर शेयरिंग, ये देखो ये क्वेश्चन मेरे को पहले लगाना था, पावर शेयरिंग पूरा समझा दिया, अब आया है क्वेश्चन। The concept of providing a permanent share of power in the government, different communities or region in term of power sharing. Under this, the people and the leader of the nation respect the feeling and interest of different community and region. The principle of power sharing is very important for the unity or growth of the democracy. ठीक है, पावर शेयरिंग होगी तो सीधी सी बात है ना। अब देखो भाई घर है, अब घर में एक बंदे के पास सारी पावर है कि मैं ही सब डिसीजन लूँगा, आज घर में क्या बनेगा, खाने को क्या नहीं बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन नहीं जाएगा, तो सबको लगेगा यार हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है, किसी भी फैमिली डिसीजन में। लेकिन अगर सबके पास थोड़ी थोड़ी होगी, सब अपना डिसीजन बनेंगे, तो वो थोड़ी खुशहाल रहेगी फैमिली। तो यही बता रखा भाई पावर शेयरिंग में भी, ताकि कोई भी एक बंदा डिसअपॉइंट ना हो, ठीक है, पावर सब में इक्वल शेयर हो जाए। ये है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म का मैंने तुम्हें बताया था कि डिफरेंट लेवल पे होती है गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अंडर द फेडरल डिवीजन द division of power, the power is divided among different level of the government. For example, in India the power is shared among the 3 level. 3 level कौन कौन से हैं भाई, यूनियन है, स्टेट है और लोकल है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था जिसमें लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था एंड जुडिशरी था। अब हम वर्टिकल पढ़ेंगे। वर्टिकल में क्या होगा कि भाई सबसे ऊपर है यूनियन, यूनियन के नीचे है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे हमारी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। नीचे नहीं है इन द सेंस कि ये इसके अंडर आती है, ठीक है। एक तरह से हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं ना, तो उसमें ये वाला वेन डायग्राम इन तीनों के लिए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर शेयरिंग बतानी है, ये एक तरह से ना ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है ऐसे। तो पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट, ये इसमें मिलाना था कि कौन से के लिए है टर्म, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या है, सेपरेशन हो रहा है पावर का। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, तो क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल पे हो रही है। तो पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप यहाँ आ गया तो मतलब कम्युनिटी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, कोएलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है। ये सारा तुम रिवाइज कर लोगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास इनफ कंटेंट होगा कि तुम उसका आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। पॉइंट्स बना के आंसर फ्रेम करोगे तो बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है, दिखने में भी वो काफ़ी बढ़िया लगेगा, और तुम्हारे पॉइंट्स से तुम्हें मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 4 forms of participation in government under modern democratic system. How power is shared among different organs of the government. Describe with example the way in which power can be shared among different social and linguistic groups, और horizontal और vertical power sharing in modern democracy. सारे ही क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही है, थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है इनको पूछने का, तो इसलिए मैंने सबको एक ही साथ डाल दिया है, ठीक है।
तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल, लेवल किसके लिए था हमारा, किसके लिए था, वर्टिकल के लिए था, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या था, जो हमारे वो 3 ऑर्गन्स जो मैंने बताए थे वही इसमें डिफाइन कर रखा है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, बेसिक से ये मैं एक फ्रेम में कर देती हूँ इसको, ठीक है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर उसको पढ़ लेना, वही है जो मैंने सेम ऊपर डिफाइन किया हुआ है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, वही कम्युनिटी गवर्नमेंट वाली आ गई बात, ये देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट। और पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, ओके। इसके बाद हमारा जो आता है वो नेक्स्ट चैप्टर आता है। ये फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा पावर शेयरिंग वाला वो कंप्लीट हो गया है, उसके क्वेश्चंस मैंने तो करा दिए हैं। अब जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा ही चैप्टर है, उसका नाम फेडरलिज्म है। और फेडरलिज्म में सबसे पहले हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन जो है, व्हाई इज डिसेंट्रलाइजेशन फेवर्ड इन डेमोक्रेसी, आइडेंटिफाई एनी 2 रीजन। 5 एडवांटेजेस लिख दिए मैंने डिसेंट्रलाइजेशन पावर की। डिसेंट्रलाइजेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, और उसकी जो कुछ पावर्स हैं वो हमने, दोनों की कुछ पावर्स जो हैं वो हमने लोकल गवर्नमेंट को दे दी, बस इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, उनको बेस्ट सेटल कौन कर सकता है। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में किचन में कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा किसको अच्छे से पता होगी, मम्मा को पता होगी, क्योंकि मम्मा मोस्ट ऑफ द टाइम जिनकी मदर घर में रहती है तो उनको ज़्यादा पता होगा घर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर जो लोग घर से बाहर रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, बाहर कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या अपने पेरेंट्स जो वर्किंग है वो बाहर जाते हैं, तो उनको एक्चुअल में उस ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होगा। तो ठीक ऐसे ही दोज पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी, तो इसलिए इसको लोकल लेवल पर ला दिया, लोकल लेवल पर कुछ पावर्स दे दी, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। Beside, at the local level, it is possible for the people to directly participate in the decision making, and this help to inculcate a habit of democratic participation. Okay, अब देखो, अगर लोकल गवर्नमेंट आई है, लोकल, अब एक गांव में पंचायती राज सिस्टम है, उसमें वो वोट डालने जा रहे हैं, उन्हें पता है एक्चुअल में कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें, तो उनको भी इस चीज़ को लेके अवेयरनेस आएगी, उनको भी एक तरह से फील होगा कि हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और हम भी, हमारा भी पार्टिसिपेशन है इस डेमोक्रेसी में, ठीक है। Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. Okay, ये भाई लिखना मत भूलना, लोकल कहीं लिखा हो, लोकल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। The need for decentralization was recognized in our constitution. A major step toward decentralization कब लिया था, 1992 में, and the constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective, so that जितने भी लॉज पास होते हैं, जितने भी लॉज जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको सही तरीके से और इफेक्टिवली उनका आउटकम आ पाए, उनका रिजल्ट एक अच्छे से आ पाए, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी था। और ये मतलब बेस्ट है, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है और उनको थोड़ा थोड़ा पावर दे दिए सेंट्रल टू स्टेट से लेकर, ठीक है। ये पूरा था इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फेडरेशन। अब पहले टाइप देख लो फेडरेशन की कौन कौन से, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। स्टेट टू एग्रीमेंट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। सबसे पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये एनसीईआरटी मैंने यूं क्यों दे रखा, पूरा पेज में डिफाइन कर रखा है। और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि भाई डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, कंट्रीज़ हैं बोल दो हम, और इनका ग्रुप ऑफ नेशंस हो गया, ये आके बोल देंगे भाई हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, ठीक है, तो यूएसए है। दिस एग्रीमेंट इंड्यूस इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security, ठीक है। एग्जाम्पल है यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, all these constituent state have equal power। नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर जो है वो इंडिया एक बड़े एग्जाम्पल है इसका। होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि पूरी एक ही यूनिट है, बट डिफरेंट स्टेट को इसने होल्ड करके, जैसे स्टेट है और स्टेट से फिर क्या बन गया, सेंटर बन गया, ठीक है। इन दिस एग्रीमेंट a large country decide to divide its power between the constituent state and the national government. The central government tend to be more powerful vis-a-vis the state. Often different constituent unit of the federation have unequal power. Some unit are
गारंटेड सम स्पेशल। अब ये वाला जो है ना, ये पहले थी अब नहीं है, तो उसको तुम छोड़ ही देना, ये मत लिखना ये लाइन, ठीक है। और इसके स्पेन और बेल्जियम है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 5 रीजन ऑफ फेडरलिज्म, 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है, फेडरल है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स वेयर ईच लेवल हैज इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, administration, ठीक है। Existence and authority of each level of government is constitutionally governed. कोई भी अथॉरिटी है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, तो बेसिकली इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्न कर रहा है उसको, ठीक है। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिलेटरली कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, बोथ लेवल जो है गवर्नमेंट की उनसे कंसेंट जरूरी है। कोर्ट्स हैव द पावर टू interpret the constitution and powers of the different level of the government. The highest court act is the umpire if any dispute arise between different level of government. Highest court act करेगा as an umpire, ठीक है। Sources of revenue for each level of government are specified to ensure its financial autonomy. Federal system has a dual objective to safeguard and promote unity of the country and to accommodate regional diversity. Federalism के फीचर थे, ये देख लेना एक बारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहले देखो हमने ये इंट्रोडक्शन लिख दिया और उसके बाद फिर पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, अभी पढ़ के आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर 2 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट और लेटर यूनियन और सेंट्रल रिप्रेजेंट करके उन्होंने 3 टायर बना दिया और 3rd टायर जो ऐड किया था दैट इज अ फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। As in any federation, these different tier enjoy separation jurisdiction and the constitution provide 3-fold distribution of legislative powers. तो जो फर्स्ट है वो है यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो होंगे, जैसे डिफेंस है कंट्री का, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन और करेंसी है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है ऐड होंगे वो लोकल इंपॉर्टेंस के होंगे, भी जो स्टेट में जो चीज़ ज़रूरी है, क्या है, पुलिस जरूरी है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। कंकर्ड लिस्ट में क्या आता है, कंकर्ड लिस्ट में जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, स्टेट और यूनियन दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। एजुकेशन स्टेट में भी होगा और यूनियन में भी होगा, तो केवीएस हमारा क्या है, सेंट्रल लेवल एग्जाम है यूनियन में, ठीक है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिजेस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। इन केस ऑफ डिस्प्यूट लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट शेल प्रिवेल, ओके। अब रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं वो कहीं भी नहीं आता, ना तीनों में से कहीं नहीं आता। कहाँ पे, ना स्टेट में, यूनियन में आता है, ना स्टेट में आता है, ना कंकर्ड लिस्ट में आता है। ये क्या क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो आते हैं इनमें। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट सच सब्जेक्ट, बट यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है। As India is an example of holding together federation, all subjects of the Indian Union do not have identical powers. Some state enjoy special status, such as Jammu Kashmir. पहले करता था, ये मैंने गूगल से उठा के ना इसमें डाल दी, पहले करता था ये, ठीक है। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. Any change to it has to be passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 of the majority. The judiciary play an important role in the implementation of constitutional procedures, and in case any dispute about division of power, High Court and the Supreme Court will make decision on it. Okay guys. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। इसको ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन 4 फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल द वे इन विच पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग जो मैंने अभी डिफाइन की थी। तो ये किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, आंसर विल बी दिस ओनली, ओके। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल पावर, जो मैंने अभी डिफाइन किया था वही इसको रीड कर लेना एक बार, ठीक है। पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, और पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वही कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला है, और अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सा, कोएलिशन गवर्नमेंट वाला, ओके। हाउ इज फेडरल गवर्नमेंट बेटर देन द यूनिटरी गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। बेल्जियम, ये मैंने शायद दोबारा डाल दिए हैं,
फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैसे बेटर है यूनिटरी गवर्नमेंट में, ये हमें बेल्जियम या श्रीलंका के एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करना है। जो फेडरलिज्म है हमने अभी बताया कि कैसे पावर डिवाइड हो जाती है सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो वेयर एज इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल द पावर आर इन द हैंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। तो बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में जो एथनिक प्रॉब्लम हो रही थी दो लोगों के बीच, फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल्स के बीच जो एथनिक प्रॉब्लम हो रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया। जबकि जो श्रीलंका गवर्नमेंट थी उन्होंने सोल्व किया प्रॉब्लम को मेजोरिटेरियनिज्म के थ्रू, कि जो मेजोरिटी है भाई उसकी चलने दो, ठीक है। लेकिन बेल्जियम में क्या था, उन्होंने ध्यान रखा फीलिंग्स का, दूसरों के लोग जो दूसरे थे उनके इंटरेस्ट का, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फेडरल गवर्नमेंट की, और इन्होंने मेजोरिटी करके यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो किया। इसीलिए ही मेजोरिटेरियन की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था, जो कि मैंने बताया 2009 में आके ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बेल्जियम, ये बेल्जियम वाला मैंने इसलिए ज़्यादा डाला क्योंकि भाई पूरा इसी में था। ये पावर शेयरिंग वाले ये चैप्टर के पहले क्वेश्चन है, फिर से आ गए हैं लग रहा है मेरे को ना, दोबारा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है इसको, एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया था। नेक्स्ट चैप्टर अब आ गया है हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। ये 2012 का क्वेश्चन है, ये ना उसमें आया था सीबीएसई में, सीबीएस के पेपर में आया था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टेरियोटाइप्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट, ठीक है। और या फिर मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और डिसएडवांटेजेस इन इंडिया। जो जेंडर डिवीज़न है वो बायोलॉजिकल बेस पे नहीं है, बट किस पे है, सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टेरियोटाइप। कैसे कि भाई जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनको ब्रॉटअप किया जाता है, उनको उनकी परवरिश की जाती है अलग अलग बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है बचपन से ही कि लड़की घर का काम करेगी और लड़का नहीं करेगा, ठीक है। तो यही जब चीज़ें इसमें डिफाइन कर रखी हैं। सेकेंड पॉइंट है जो है कि लिटरेसी जो है वो वुमेंस में कम है, वुमेंस की लिटरेसी कम है, और कंपैरिजन टू द मेन 54 वुमेन की है, 76 मेन की है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं लड़कियां अर्ली एज में स्टडीज़ में, बट उनको फिर ड्रॉप लेना पड़ता है बिकॉज पेरेंट्स प्रीफर नहीं करते उनको, और उनको जो उनके जो सन्स हैं, जो मेन हैं, उनके ऊपर प्रायोरिटी नहीं दी जाती। ऑन एन एवरेज अ वुमेन वर्क मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे सिंस मच ऑफ हिज वर्क इज नॉट पेड, ठीक है। और द इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइड फॉर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, बट इन ऑलमोस्ट ऑल द एरिया ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स टू सिनेमा, फ्रॉम फैक्ट्रीज टू फिल्म्स, वुमेन आर comparatively paid less because of the male chauvinistic bend of mind of society, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है बहुत लो है इंडिया में, ये अराउंड 927 से 930 के अराउंड है, ठीक है। नेशनल एवरेज बता रही हूँ मैं। इन सम प्लेसेस इट इज़ इवन लोअर बिकॉज पेरेंट्स प्रिफर टू हैव सम sons so they get girl child aborted. In urban areas too, women are not respected and are unsafe even in their homes, being subjected to beating, harassment and other form of domestic violence. अब तो ये काफ़ी कम हो गया है क्योंकि वुमेन्स काफ़ी अवेयर हो गई है, बट समहाउ जो जहाँ पर लोगों का इतना वो नहीं है, एजुकेटेड नहीं है वुमेन्स, वहाँ पर ये अभी भी ये चीज़ फेस कर रही हैं। द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स is in most societies in minimal. Okay, explain the factor that have led to the weakening of the caste system in India. Reasons which have contributed to changes in the caste system, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं reasons। सबसे पहले क्या है कि जो efforts थे political leaders के और social reformers के, जैसे कि गांधी जी हो गए, B.R. अम्बेडकर हो गए, उन्होंने एडवोकेट किया था और वर्क किया था टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी जहाँ पर कास्ट इनइक्वालिटीज़ एब्सेंट रहेंगी, ना के बराबर रहेंगी। लेकिन अब भी हैं, बट हाँ टाइम के साथ वो रिड्यूस होती जा रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं उन, ठीक है। सेकंड है सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, जैसे कि अर्बनाइजेशन आ गया है, ग्रोथ हो गई है लिटरेसी में, एजुकेशन में, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आ गई है, लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन थी विलेजेस में वो कम होती जा रही है। वरना पहले क्या करते थे, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी जो खेत हैं
उन पे लेबर्स रखते थे, उनको बहुत कम तनख्वाह देते थे और उनको फिर एक्सप्लॉइट भी करते थे डिफरेंट डिफरेंट वेज में। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर तैयार करूँगी, तो तब देखते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट हायरार्की हैव ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिसीज टू रिजर्व द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। प्रोविज़न जो थी फंडामेंटल राइट की, उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि ये राइट प्रोवाइड करती हैं सभी सिटीजन को, इक्वल ट्रीट करती हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, ये अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हो गया है यहाँ से, जिस चैप्टर का नाम ही पॉलिटिकल पार्टीज है। ओके, ये लास्ट सेकेंड चैप्टर है। इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2015 और 2014 के CBSE के पेपर में आया हुआ है। ये शायद वहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये द डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो टू फिल पॉलिटिकल ऑफिस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया भाई, इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैं आगे आंसर में क्या लिखने वाली हूँ। सबसे पहले कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन आर फॉर मेनली अमंग कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। टॉप पॉलिटिकल लीडर चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। जो पार्टिकल लीडर्स होते हैं वो ही चूज करते हैं कि हमारी पार्टी से कौन बंदा कंटेस्ट करेगा इलेक्शन को, ठीक है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। Political parties in a democracy group together similar opinions to provide a direction in which government policies can be formed. अब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कोई ना कोई फंडा होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। उनका कोई पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो इज अ सेट ऑफ रूल्स, और उसके हिसाब से ही वो अपनी सारी चीज़ें चलाते हैं। अगर उन्हें कोई भी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी डिसीजन लेना है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। कोई नया बंदा पार्टी में इन्वॉल्व होगा, ऐड होगा, तो उसको वो सारी चीज़ें रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। पार्टीज मेक लॉ फॉर द कंट्री, लॉ आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर। पार्टीज लॉ बनाती हैं कंट्री में, और उन लॉ को वो लॉ डिबेट होते हैं और लेजिस्लेचर में, लोकसभा राज्यसभा में, और फिर उनको पास किया जाता है। पार्टीज जो हार जाती हैं इलेक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज अ अपोजिशन। हमने देखा है ना, अपोजिशन में वो होता है जो जिसकी सेकेंड हाईएस्ट वोट होती है कंट्री में। तो अपोजिशन पार्टीज़ की भी जो है वो जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जो व्यू होते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, और उनकी जो रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं और उनकी जो वो पॉलिसी जो फेल हो गई हैं उनके खिलाफ उनको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये भी एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपका कोई क्रिटिसिज्म ही नहीं करेगा तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं करेंगे। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज एंड रिजॉल्व पीपल प्रॉब्लम। मेनी प्रेशर ग्रुप आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ही एक तरह से उनको फंड करती हैं, ठीक है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन। इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। लोकल पार्टी लीडर होगा तो हमें पता होगा कि भाई हमारी कम्युनिटी के गांधी जी जो थे ना, वो इतने फेमस क्यों हैं भाई? उन्होंने ना पर्टिकुलर, वो जब गाँव में गए, लोगों को देखा, तो वो बूट सूट में नहीं आए, वो उन्होंने धोती धारण कर ली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि फेमिलियर लगे लोगों को, और लोग उनसे फ्रीली बात कर पाएँ कि वो एक्चुअल में क्या इशू जो है वो फेस कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उस के पास जाने में, उसको शिकायत करने में आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि अरे यार मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, कुछ हो ना जाए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, लोकल पार्टी होगी, तो वहाँ पर आप उसको ईजिली एक्सेस कर दोगे और उसको आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है जो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, वो बताओ। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो चैलेंजेस है, सबसे पहले तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी, भाई उसी के बंदों का आपस में व्यूज़ मैच नहीं हो रहे, आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा वहीं पे, ठीक है, विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी। और जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती है ना, हिस्टोरिकली डायनेस्टिक सक्सेशन को यूज़ करती है। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये है कि मान लो एक बंदा है, उसने पार्टी बनाई, वो उस पार्टी का लीडर है। अब जब नेक्स्ट आएगा तो उसका बेटा ही उस पार्टी का लीडर बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा पार्टी का लीडर, फिर उसका बेटा बनेगा पार्टी का लीडर। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि ये जितने भी सक्सेशन है, इनके डायनेस्टिक सक्सेशन है, ये एलिजिबल हो, ये उतने ही इंटेलिजेंट हो जितना कोई एक बंदा जो कि बाहर से आया है उस पॉलिटिकल पार्टी में, वो है। हो सकता है वो बंदा इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो फील करता है कि भाई मतलब ये अदर
मिनिस्टर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उनको इम्पेक्ट करती है कि भाई वो क्या उनसे कम है, और उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं पार्टी में कन्फ्लिक्ट का रीज़न बना देती है। ठीक है, ये भी एक मेजर चैलेंज है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। थर्ड है मनी एंड मसल पावर। ये मोर एंड मोर प्रोमिनेंट हो जाता है स्मॉलर रीजनल पार्टीज़ में, क्योंकि वो फिर लेस पार्टिसिपेट कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है। ठीक है, और ये जो पावर्स हैं, जिस पावर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो प्राइमरली कहाँ पे एविडेंट होती हैं, जब इलेक्शन का सीजन आता है, व्हेन वेल्थी पार्टी कैंडिडेट कैन यूज बोथ टू इंक्रीज देयर वोट टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट सम रिफॉर्म टू स्ट्रेंथ पार्टी सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। अब कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो सजेस्ट करो जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने फंक्शंस को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। देखो, अगर ये सब चीज़ें होंगी जो मैं अभी बताऊंगी, अ क्लोज एड्रेसिंग इंटरनल डिस्प्यूट विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़, कि भाई कोई तो होना चाहिए ना जो जो एड्रेस कर दे इंटरनल डिस्प्यूट्स जो कि पार्टी में हो रहे हैं, कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, एनालाइज करे उसको और फिर उनको डिक्टेट करे। ठीक है, और 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का, सो दैट कि भाई वो फील ना करे कि भाई पार्टी में फीमेल कैंडिडेट तो है ही नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। ठीक है, पार्टीज ओट नॉट टू सपोर्ट कैंडिडेट विद क्रिमिनल हिस्ट्रीज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट स्टेट funding during election to ensure that candidates from unprivileged backgrounds have an equal chance of winning, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो भैया जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है दैट विल परफॉर्म ब्रिलियंटली, क्योंकि सब अपना समझ के उसमें परफॉर्म करेंगे, और जब कोई चीज़ अपना समझ के की जाती है तो उसके आउटकम ही एकदम ड्रेस्टिक होते हैं और एकदम पॉजिटिव होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ये देखो, नेशनल और स्टेट में मैं तुम्हें डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, इसमें मैंने शायद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजनल भी बोलते हैं उसको। हाँ, ये रीजनल वाला है, पहले नेशनल समझ लेते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट, बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसीज प्रोग्राम स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड इन द नेशनल लेवल। ओके, कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती हैं ये इंपॉर्टेंट है भैया। अगर पॉलिटिकल पार्टी आ गई नेशनल की, तो ये दोनों लाइन ना एकदम रट लो, लिख के आनी है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। या तो भैया लोकसभा में टोटल वोट का 6% हो इनके पास, या फिर कोई भी 4 स्टेट में ये जीत चुकी हो, तो क्या बन सकती है, नेशनल पार्टी बन सकती है। ठीक है, इनको नेशनल पार्टी का टैग दे दिया जाएगा। अ पार्टी दैट मीन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। ठीक है, या फिर उन्होंने लोकसभा में 4 सीटें उन्होंने जीत ली हों। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है कुछ ही स्टेट में प्रेजेंट होती है। रीजनल पार्टी और स्टेट पार्टी नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी। ठीक है, रीजनल नहीं, जरूर नहीं कि वो रीजनल हो आइडियोलॉजी में, तभी वो रीजनल पार्टीज हैं। रीजनल पार्टी को एक तरह से हम स्टेट भी बोल सकते हैं, स्टेट पार्टी, कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन में ये पार्टी है। दे हैव स्टेट आइडेंटिटी एज दे आर प्रेजेंट ओनली इन सम स्टेट। सम ऑफ दीज पार्टी आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन स्टेट। ठीक है, जैसे समाजवादी पार्टी हुई, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। पहले तो आप भी जो सिर्फ कुछ स्टेट में थी, तो वो क्या थी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन अब वो क्या बन गई है, वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। कंडीशंस क्या क्या है इसके लिए, या तो 6% हो टोटल वोट का इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में स्टेट के, और या फिर 2 सीट हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो क्या बन जाएगी, वो हमारी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, या हम बोल सकते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रोल क्या होता है अपोजिशन पार्टीज का डेमोक्रेसी में। मैंने अभी बताया था, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रोल मैंने दोनों बता दिए, सो दैट कैसे भी क्वेश्चन आ जाए यू हैव इनफ कंटेंट, और तुम अगर इसको रिवाइज करोगे तो तुम वहाँ पे लिख सकते हो। पहला ही कि पॉजिटिव रोल क्या है, वो भी इंश्योर करते हैं कि अगर की पावर का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है कहीं पर, और एक्सपोज करते हैं जितनी भी रूलिंग पार्टी की वीकनेसेस हैं उनको, और वो हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखते हैं, विजिलेंस रखते हैं बिल्स पर और एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट का, कि भाई कहीं कोई घपलाबाजी तो नहीं चल रही है, कहीं अपने पॉकेट में तो नहीं डाल रहे हैं जो भी रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं पैसे को। ठीक है, तो वो इस चीज़ पर भी विजिलेंस रखते हैं। नेगेटिव रोल क्या है, वो टारगेट करते हैं गवर्नमेंट, दे टारगेट द गवर्नमेंट एंड एम एट डिसलॉजिंग एंड डिसक्रिएटिंग द गवर्नमेंट फॉर ऑल द इल्स एंड द ट्रबल द पीपल फेस। नेगेटिव रोल ये है कि भाई जितने भी, अब मान लो कोई भी तुमने एक पॉजिटिव परस्पेक्टिव से कोई किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया,
उसकी कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी आएगी, लेकिन वो जो थोड़ी बहुत पाँच पाँच चीज़ें उसकी पॉजिटिव है, लेकिन अगर उसकी एक नेगेटिव भी आ गई तो उसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके दिखा देंगे कि उसको वो जो 5 पॉजिटिविटी वाली चीज़ें थी वो दिखनी ही बंद हो जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। थ्रू स्टेलिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, धम्मास ग्रीवास, इट curtails द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अब जो अपोजिशन का वर्क होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना होता फंक्शनिंग को, वो फंक्शनिंग में कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट करना नहीं होता, लेकिन उनका एक तरह से क्लोज वॉच रखना होता है पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसकी वर्किंग पर, सो दैट कि डेमोक्रेसी जो है वो मीनिंगफुल बन पाए, ठीक है। इसका सीधे सीधे आंसर से ये पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। इसको वो करो भाई, नेसेसरी तो है ही, बिना पॉलिटिकल पार्टी के तुम कैसे अपने लीडर को चूज करोगे, ऐसे तो सब इंडिपेंडेंटली लड़ने लग जाएंगे। तो without political party democracy cannot exist. If we do not have political party, every candidate in election will be independent and no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes, ठीक है। The government may formed but its utility will remain uncertain। गवर्नमेंट तो बन जाएगी, लेकिन अब ये बताओ ना, ये अलग अलग लोग हैं, ठीक है, ये अलग अलग उससे जीत गए, सबकी आइडियोलॉजी अलग है, सबके माइंडसेट अलग है, तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ बनेंगी तो हो सकता है ना कि एक साथ बन के ना काम बन पाए इनका। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, मैंने ऐसे बताया कि पोर्टफोलियो है भाई उनका, उनके रूल्स और रेगुलेशन जो भी इस पार्टी में आएगा उसको फॉलो करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें तो अवॉइड हो जाएंगी कि वो कोई पर्सनल अपनी कोई भी बात नहीं मनवा सकता, पर्सनल कुछ चीज़ें उसमें वो वायलेट नहीं कर सकता। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी होना ज़रूरी है, तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री सर्वाइव कर सकती है, तभी डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव will be accountable to their constituency for what they do in their locality, but no one will be responsible for how the country will run, ठीक है। As societies become large and complex, they also needed some agencies together different views on various issues and to present these to the government. That's why political parties are needed, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रिलीजन इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये देखो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। रिलीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग सोसाइटल वैल्यूज, बट इट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिविजन, ओके। दिस विल एक्सप्लेन हाउ कॉमनलिज्म एंड सेकुलरिज्म इंटरेक्ट इन इंडिया। फॉर्म ऑफ कॉमनलिज्म, गाइज वो मैंने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। राइट अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। फॉर्म ऑफ जो कम्युनलिज्म है वो है सबसे पहले कम्युनल वायलेंस, रिलीजियस मोबाइलाइजेशन, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म। यहाँ पे इसमें बता रखा है, इतना है, ठीक है। कम्युनल वायलेंस क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स एंड दैट लीड टू द अनरेस्ट। रिलीजियस मोबाइलाइजेशन में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिलीजन का यूज़ करती हैं सपोर्ट को गेन करने के लिए, और फंडामेंटलिज्म में कि कोई भी एक रिलीजन में बिलीव करता है और वही उसको सुपीरियर मानते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। इंपॉर्टेंस सेक्युलरिज्म की क्या है, सेक्युलरिज्म की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई सभी धर्म के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक है, इसी को हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं। फोरेस्ट यूनिटी एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। रिलीजियस हार्मनी को मेंटेन करने के लिए ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, प्रमोटिंग इंटर फेथ डायलॉग्स, implementing laws to curb hate speech and encouraging culture exchanges between common। गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये शायद हमारा लास्ट भी होगा। व्हाट कैन अ पर्सन डू इन अ केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए तो उसके लिए हम पिल फाइल कर सकते हैं, दैट इज public interest litigation. In the case of any violation of fundamental right, the aggrieved person can approach the High Court or the Supreme Court for the remedy, and moreover any person can go the court against the violation of the fundamental right, ठीक है, और वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं इसको, वो फिल कर सकता है, ओके। इसमें कोई भी सिटीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को रीच कर सकता है, या फिर वो पोस्ट कार्ड के थ्रू पोस्ट कर सकता है, ठीक है, उसमें उसकी सुनी जाएगी, एक तरह से ये था। और आज के लिए गाइज इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमारा सेकेंड डे था 15 डेज सीरीज़ का,
और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, इससे बाहर डिस्क्रिप्टिव में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसको पूरा तुम गो थ्रू कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है, और रिवीजन टाइम लास्ट के जो हम 5 दिन रिवीजन के लिए रख रहे हैं उसको तुम कंप्लीट रिवाइज कर लेना। एंड दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और हम कंटिन्यू करते हैं, कल हम हमारा ज्योग्राफी शुरू कर देंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू 3 दिन तक रखेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके इसका रिव्यू ज़रूर देना, लाइक करना, और प्लीज़ मुझे बताना कि कैसा आपको लगा पढ़कर। ठीक है, और थैंक यू सो मच गाइज़ अगेन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना। इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर मी, एंड थैंक यू सो मच गाइज़। दैट्स इट फॉर टुडे।